जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम जयशंकर प्रसाद का जो एक प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी उसको पढ़ेंगे। इस नाटक से दोस्तों इस नाटक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बड़ा नाटक है, एक क्लास में नहीं हो सकता, ठीक। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस क्लास में लेकर आया हूं मैं। बात करते हैं दोस्तों इसका कथानक कैसा है। तो कथानक थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप में इस तरह समझ लेते हैं, बाकी पूरा पढ़ेंगे ही हम। दोस्तों समुद्रगुप्त एक राजा रहता है। समुद्रगुप्त कौन? समुद्रगुप्त। और उसकी दो संतान हैं, उसके दो बेटे हैं। एक है रामगुप्त, रामगुप्त, और दूसरा है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश वाले चंद्रगुप्त से अलग हैं, ठीक। तो इन दोनों की कहानी इसमें दिखाई गई है, चंद्रगुप्त और रामगुप्त की। और समुद्रगुप्त का केवल नाम भर आया है, इसका पात्र नहीं है इस नाटक का, ठीक। इस नाटक का पात्र नहीं है समुद्रगुप्त। अब कहानी है कि रामगुप्त जब पहाड़ियों पर घूमने आता है, ठीक, तब क्या होता है, यहाँ शिविर लगा के इनका शिविर रहता है, चंद्रगुप्त और रामगुप्त का शिविर बनाकर रहते हैं यहाँ पर, ठीक। इस तरह तंबू बांधकर ये रहने लगते हैं। और जब ये बात सकराज को पता चलती है, किसको? सकराज। सकराज नाम का एक राजा रहता है, ठीक। उसको पता चलती है तो वह अपनी सेना के साथ इनके शिविर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक, चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन्हें बंदी बना लेते हैं। अब सकराज इनका दुश्मन है, तो सकराज कहता है, एक संधि प्रस्ताव भेजता है संधि करने के लिए कि या तो तुम हमसे युद्ध करो और मरो, ठीक, या फिर हमारा एक प्रस्ताव है, हमारी एक मांग है, उसको पूरी करो। तो इसकी मांग रहती है कि तुम ध्रुव स्वामिनी को हमारे शिविर में भेज दो और हमारे जितने भी सामंत हैं उनके लिए तुम्हारे सामंतों की स्त्रियों को भेज दो। ये प्रस्ताव भिजवाता है कहां पर? रामगुप्त के पास। अब इसमें इधर राजा कौन रहता है? रामगुप्त रहता है, ठीक, रामगुप्त रहता है। ये राजा समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा है और यह छोटा बेटा है समुद्रगुप्त का, ठीक, ये छोटा बेटा है। लेकिन छोटा बेटा राज्य के संभालने के योग्य रहता है जबकि रामगुप्त नहीं। इसलिए समुद्रगुप्त जब जीवित थे तो कहते थे कि चंद्रगुप्त को यह साम्राज्य मिलेगा, लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है और फिर एक इनका जो शिखर स्वामी नामक एक अमात्य रहता है, इनका मंत्री रहता है, वो इस बात का प्रस्ताव करता है क्योंकि समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा कौन है? रामगुप्त। इसलिए साम्राज्य रामगुप्त को मिलना चाहिए क्योंकि साम्राज्य किसको मिलता है? बड़े बेटे को। और शिखर स्वामी के कहने पर उसके कहने पर रामगुप्त को राज्य मिल जाता है। लेकिन रामगुप्त की जो विशेषताएं हैं वो कायरता वाली हैं, वह युद्ध से डरता है, ठीक। रामगुप्त क्या करता है, जैसे ही इसका प्रस्ताव मिलता है तो वह कहता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी को तुम्हारे यहां भेज दूंगा और बाकी सामंतों के लिए भी स्त्रियां भेज दूंगा, ठीक। यानी ये युद्ध करना नहीं चाहता है और युद्ध से डरता है, मरने से डरता है। लेकिन यही बात जब चंद्रगुप्त को पता चलती है तब ये गुस्से से तिलमिला जाता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम उनसे या तो युद्ध करेंगे, युद्ध करके मर जाएंगे, लेकिन इस तरह ध्रुव स्वामिनी और अन्य स्त्रियों को उनके शिविर में नहीं भेजेंगे। लेकिन
रामगुप्त कहता है कि नहीं नहीं, राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है, वो किसी भी तरह हो। शिखर स्वामी कहता है कि राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है, किसी भी तरह हो उसको करना चाहिए, चाहे उसके लिए राजा की बलि हो चाहे रानी की बलि हो। तो इसी बात को रामगुप्त दोहरा देता है कि हाँ हाँ सही है, राज्य सर्वोपरि है, उसके लिए अगर रानी की बलि चढ़े तो चढ़ने दो। लेकिन चंद्रगुप्त इस बात को मानने से इनकार करता है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि रामगुप्त कौन है, राजा है, तो राजा ये आदेश देता है कि नहीं, ध्रुव स्वामिनी उनके शिविर में भेजी जाएगी। तब चंद्रगुप्त गुस्सा हो जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त एक बात कहता है कि ध्रुव स्वामिनी की जगह स्त्री का वेश धारण करके मैं वहां पर जाऊंगा, सकराज के शिविर में जाऊंगा। ठीक, सकराज के शिविर में जाऊंगा। तब क्या होता है, ध्रुव स्वामिनी भी कहती नहीं नहीं, तुम अकेले ही नहीं जाओगे, मैं भी वहां साथ में चलूंगी। तो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों स्त्री चंद्रगुप्त स्त्री वेश धारण करके ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है। ठीक, और सकराज के शिविर में चला जाता है। अब जैसे ही सकराज के शिविर में जाते हैं, सकराज इन दोनों को देखकर अचंभित हो जाता है, इन दोनों को देखकर अचंभित हो जाता है। ठीक, अब सकराज कहता है कि भाई तुम दोनों में से मैं किसे ध्रुव स्वामिनी समझूं। तो चंद्रगुप्त कहता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूं, ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूं। ठीक, दोनों इस तरह झगड़ा करने लगते हैं, और झगड़ा करते करते इस तरह नाटक करते हैं, दोनों तलवार निकाल के आपस में लड़ने लगते हैं। अब इनके इस कृत्य को देखकर राजा भयभीत हो जाता है, सकराज भयभीत हो जाता है और कहता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और राजा इन दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाता है। ठीक, इन दोनों के बीच में आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि कल इसका मैं निर्णय कर लूंगा कि तुम में से कौन असली ध्रुव स्वामिनी है, लेकिन आज के लिए विश्राम, आज तुम विश्राम करो, कल इसका निर्णय होगा। लेकिन चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, इसका निर्णय आज ही होगा। दोनों फिर झगड़ने लगते हैं, और जब अच्छा मौका देखकर चंद्रगुप्त तलवार निकालता है और राजा से युद्ध करने लगता है अचानक, और राजा को पराजित करके मार देता है। ठीक, राजा को मार देता है, राजा को मार देता है। ठीक, तो इस तरह यह चंद्रगुप्त अपने राज्य का गौरव बचाता है और ध्रुव स्वामिनी के लिए लड़ता है। अब ध्रुव स्वामिनी, दोस्तों ध्रुव स्वामिनी को जब उसके राज्य से लाया गया था तो चंद्रगुप्त ही उसको लाया था, लेकिन रामगुप्त जब राजा बना तो उसने ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया था। ठीक, जबकि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को प्रेम करती थी। तो अंत में यही होता है कि चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के लिए, अपने राज्य के लिए वापस एक्शन में आता है और कहता है कि इस रामगुप्त को, जो स्त्रियों की रक्षा करने में असमर्थ है, इसको राज्य नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों शिखर स्वामी कहता है कि हम परिषद बुलाएंगे, और परिषद में सभी मंत्री आ जाते हैं। ठीक, परिषद कहती है कि हाँ, चंद्रगुप्त को इसका राजा होना चाहिए साम्राज्य का। तो चंद्रगुप्त को वापिस राजा बना देते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त को वापिस राजा बना देते हैं, और ध्रुव स्वामिनी फिर से चंद्रगुप्त की हो जाती है। और जैसे ये सब काम होता है तो रामगुप्त क्या करता है, रामगुप्त पीछे जाकर चंद्रगुप्त को मारने का प्रयास करता है, लेकिन एक सामंत आकर रामगुप्त से युद्ध करता है, उससे पराजित कर देता है, पछाड़ देता है। ठीक, तो ये कहानी इस नाटक की। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों ये नेट जेआरए वाला ग्रुप है, इसमें ऐड होने के लिए इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको नेट जेआरए वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हो। क्लास को लाइक करना है, कमेंट करना है दोस्तों जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, आप लाइक करना, कमेंट करना भूल जाते हो, बार बार आपसे कहना पड़ता है, जबकि आपका कर्तव्य है कि क्लास जब देखते हो तो लाइक कमेंट करना आपका कर्तव्य बन जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं नाटक को विस्तार से। कौन सा नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक। लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1933 में यह प्रकाशित हुआ।
और इसमें टोटल कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो अंक आपको ध्यान में रखना है। कितने अंक हैं इसमें? 3 अंक। एक जानकारी है कि इस नाटक का चंद्रगुप्त इस नाटक का चंद्रगुप्त नाटक में जो चंद्रगुप्त मौर्य वाला है, उस नाटक में वह ये चंद्रगुप्त नहीं है। ठीक, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है जो मौर्य वंश से संबंधित है, और इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। तो दोनों चंद्रगुप्त अलग हैं। पात्र की बात करें दोस्तों, तो पात्र इसमें चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, फिंगिल, मिहिरदेव, ये पुरुष पात्र हैं इसमें। समुद्रगुप्त का केवल नाम आया है दोस्तों, वह इस नाटक का पात्र नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, प्रश्न बन सकता है। समुद्रगुप्त इस नाटक का पात्र है या नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है, ये इस नाटक का पात्र नहीं है। स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? ध्रुव स्वामिनी है, मंदाकिनी है, कोमा है। ठीक, अन्य पात्र हैं दोस्तों इसमें सामंत कुमार, शक सामंत, और प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, नर्तकियां और खड़गधारिणी। तो ये इतने पात्र हैं इसमें टोटल। इसकी भूमिका की बात करें दोस्तों, तो लेखक ने सूचना नाम से इस तरह भूमिका दी है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंश श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण सन 1923 की ऐतिहासिक पत्रिकाओं में उद्धृत हुए। ठीक, तो ये कुछ अंश उसके 1923 में प्रकाशित हुए थे पत्रिका में। वहीं से इसकी कथा जो जयशंकर के हाथों इसका विचार आया लिखने का कि ये नाटक मुझे लिखना चाहिए। तब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन के संबंध में जो नई बातें प्रकाश में आई, उनसे इतिहास के विद्वानों में अच्छी हलचल मच गई। विशाख दत्त ने ध्रुव देवी नाम लिखा है। दोस्तों ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। जो विशाख दत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्त, उसमें ध्रुव स्वामिनी नहीं है। क्या नाम है स्त्री नायिका का? ध्रुव देवी। ठीक, किंतु मुझे ध्रुव स्वामिनी नाम जो राजशेखर के मुक्तक में आया है, स्त्री जनोचित, आदर सूचक और सार्थक प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने उसी का व्यवहार किया। तो दोस्तों लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जो विशाख दत्त का नाटक है देवी चंद्रगुप्त, उसमें स्त्री नायिका का नाम क्या है? ध्रुव देवी। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव देवी से ध्रुव स्वामिनी कर दिया। ठीक, ध्रुव स्वामिनी का विचार कहां से आया? राजशेखर के मुक्तकों से। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं सभी। ठीक, तो ये थे कुछ जानकारियां। अब हम नाटक का शुरुआत करते हैं, विस्तार से नाटक को पढ़ेंगे। पहला अंक देखते हैं दोस्तों, शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रा तट टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियां से सुनहले काम के पर्दे खंबे से बंधे हैं। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश, पीछे से एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। तो जैसा कि मैंने बताया, पर्वतमाला की प्राचीर दीवारें, वहीं पर इनका शिविर लगा हुआ है। ठीक, अब पहला संवाद किसका है दोस्तों? इस नाटक का संवाद किससे शुरू होता है? ध्रुव स्वामिनी से। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और जो ये नाटक के मंच के लिए कुछ जानकारियां दे रखी हैं हर अंक के पहले, उसका भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न इनसे भी बन सकता है। दे देंगे शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है
जिसे सटा हुआ चंद्राटप टंगा है। यह कौन कौन से अंक का मंच है? ठीक, इस तरह प्रश्न बन सकता है। तो पहले अंक का मंच सज्जा है। ठीक है, अब देखते हैं ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है। सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। सात वाली खड़गधारणी की ओर देखकर। क्यों खड़गधारणी से कहती हैं? क्यों, मंदाकिनी नहीं आई क्या? वह उत्तर नहीं देती खड़गधारणी। बोलती फिर ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूं कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा है, जो मुझे आते ही मिला। खड़गधारणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। फिर ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, तो क्या तुम मूर्ख हो? तुम कुछ बोल न सको, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे, बहरे, इस तरह ताना मारती हैं ध्रुव स्वामिनी। तो ये लाइन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। ये कौन से नाटक की पंक्ति है? यह है ध्रुव स्वामिनी नाटक की। कौन से अंक में है? पहले अंक में। अब खड़गधारणी बोलती हैं, सत्संग चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। तो ये लाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर आपको इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखो, ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड़गधारणी कहती हैं, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, वही ना जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे। खड़गधारणी दांत से जीभ चबाकर बोलती हैं, यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी है? तब खड़गधारणी कहती हैं, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? तो राज अधिकार कौन है? राजाधिराज कौन है? रामगुप्त। रामगुप्त को राजाधिराज से संबोधित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। ठीक, ये ध्रुव स्वामिनी कहती हैं। आगे देखो, खड़गधारणी कहती हैं, उन्होंने पिता का दिया हुआ सत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती हैं। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, अपनी अमूल्य निधि वह क्या है? खड़गधारणी कहती हैं, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। यानी यह बात उससे नहीं कहना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कहीं मेरी जान पर ना बना जाए। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूं। राज चक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निसाइयों को और दुर्बल को पिसने दो। तो ये कहती हैं ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी फिर कहती हैं, आह कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहां से घुस आता है? कुमार की सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम में पुलकित हो सकता है,
किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य है। रामगुप्त की बात की जा रही है कि एक तरफ तो चंद्रगुप्त इतना कर्तव्य का पालन करने वाला इतना सही आदमी है, दूसरी तरफ उसका भाई रामगुप्त ऐसा दुराचारी व्यक्ति है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वह उसका भाई है। खड़कधारणी नमस्कार करके एक दासी का प्रवेश, खड़कधारणी चली जाती है और एक दासी आती है। दासी कहती है, देवी सायंकाल हो चुका है, क्या भीतर चलने की अब इच्छा नहीं है? ध्रुव स्वामी कहती है, चलूंगी क्यों नहीं। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामी का प्रस्थान। दूसरी ओर से कुंज में से रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर और फिर खड़कधारणी की ओर देखता है। प्रतिहारी कहता है, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझलाकर कहता है, चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर जाना होगा। तो ये कथन किसका है? रामगुप्त का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। प्रतिहारी कहता है, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरी पथ रोक लिया है। गिरी यानी पर्वत, पर्वत का रास्ता रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त कहता है खड़कधारणी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को चाहती हैं न? मेरा संदेह ठीक है ना? तो खड़कधारणी को कौन भेजता है? खड़कधारणी को कौन भेजता है? रामगुप्त भेजता है, ये पता करने के लिए कि कहीं महादेवी ध्रुव स्वामिनी अभी चंद्रगुप्त से प्रेम तो नहीं करती। और उसी की पुष्टि रामगुप्त कर रहा है खड़कधारणी से। प्रतिहारी फिर कहता है, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त कहता है, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती। रामगुप्त फिर सोचकर कहता है, जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। खड़कधारणी से ऐसा कहता है, सुनो, ध्रुव देवी से कह देना कि वह मुझे और मुझे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर खड़कधारणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान होता है और शिखर स्वामी का प्रवेश होता है मंच पर। आगे देखो, शिखर स्वामी कहता है, कुछ आवश्यक बातें करनी है देव। रामगुप्त कहता है, चिंता से उंगली हिलाते हुए अपने आप से बातें कर रहा हो, जैसे ऐसे ऐसे कहता है वो कि केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में कुछ तो होना चाहिए। यानी जो शरीर से कमजोर हो तो कम से कम दिमाग से तो अच्छा होना चाहिए। शिखर स्वामी एक पात्र लेकर इसे पत्र लेकर, ठीक, एक पत्र लेकर इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। रामगुप्त कहता है, मुझे इसकी संभावना पहले से ही थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, हैं? तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। यानी यहाँ पर शिखर स्वामी ने कहता है, जिस तरह बादल आसमान को ढक लेते हैं उसी तरह हमें मुसीबतें घेरी हैं, मुसीबतों ने घेर रखा है। और ऐसे समय में आपका दिमाग इस तरह चलना चाहिए जैसे बादलों को चीरकर बिजली चमकती है। ठीक इसी प्रकार आप अपने दिमाग को चलाइए। रामगुप्त कहता है, कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी कहता है, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट मिलना चाहिए। ये बात कहता है।
फिर क्या होता है, दोनों का प्रस्थान हो जाता है। मंदाकिनी का सशंक भाव से स्टेज पर, मंच पर प्रवेश होता है। ठीक, आगे देखते हैं। मंदाकिनी कहती हैं, मंदाकिनी चारों ओर देखकर भयानक समस्या है। मंदाकिनी चारों ओर देखती है और कहती है कि भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। तो ये पंक्ति दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर मंदाकिनी गाना गाती हैं। गाने आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सा गीत कहाँ पर गाती है, कौन से अंक में है। ठीक, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रहा जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाता कह जा, अरुण बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, पहले अंक में है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की है। ठीक, कौन गाती हैं और गाने वाले का नाम ध्यान में रखना है, मंदाकिनी गाती हैं। अब मंदाकिनी जाती हैं, ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश तथा एक बोने का और कुबड़े हिजड़े के साथ प्रवेश होता है। कुबड़ा कहता है युद्ध, भयानक युद्ध। बोना कहता है हो रहा है कि होने वाला है मित्र। हिजड़ा कहता है बहनों यही युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख लें। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश तथा दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश, मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है। तो यहाँ पर कुबड़ा, बोना और हिजड़ा खेल करते हैं युद्ध का। उसे देखने के लिए ये लोग मतलब उस समय ये लोग भी आते हैं और उसे देखने लगते हैं। कुबड़ा कहता है दोहाई राजाधिराज, राजाधिराज की जय हो। हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा, न तो यह नल कुबड़ की बहू। तो नल कुबड़ की बहू किसे कहा है, हिजड़े को। हिजड़े को नल कुबड़ की बहू कहा है यहाँ पर। नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती हैं और न तो यह बोना मुझे विजयी कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए कहता है वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या। बोना कहता है वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूं। ऐसी बात कौन कहता है, ऐसी बात कहता है बोना। कुबड़ा कहता है लगा दे भाई बोने, फिर ये अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए। यानी वह भी अपनी कुबड़ से परेशान है। अब हिजड़ा कहता है देखो जी, मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूं। मैं नल कुबर की वधू इस पर बैठी हूं। बोना कहता है झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजड़ा मैं तो पहले ही कह चुकी हूं, मैं युद्ध करना नहीं जानती। बोना कहता है तुम नल कुबर की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। और इन सब के नाटक को देखने पर रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। ध्रुवस्वामिनी क्रोध से बोलती है तभी निकालो, अभी निकालो, यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती हैं। शिखर के संकेत करने से वे भाग जाते हैं। कौन, तीनों ही भाग जाते हैं वो। अब रामगुप्त का संवाद देखो। अमात्य आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए, यह एक विलक्षण घटना है ना। पात्र लेकर पीने लगता है ऐसे कहकर वो। शिखर स्वामी कहता है देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूं। रामगुप्त कहता है क्या, कुछ कहो भी, कौन सा कार्य है भाई ऐसा। तो शिखर स्वामी कहता है क्षमा हो महाराज,
दूत तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुव स्वामिनी का थोड़ा रुक जाता है महाराज के डर से, और फिर कहता है कि ध्रुव स्वामिनी की ओर देखने लगता है और कहता है कि ध्रुव स्वामिनी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है कि कहो कहो शिखर स्वामी, डरने की जरूरत नहीं है। तब कहता है कि महादेवी ध्रुव स्वामिनी का विवाह संबंध स्थिर हो चुका था सकराज के साथ, लेकिन बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह पा नहीं सका। बस इसी की भड़ास निकालनी है उसे अब इस युद्ध में, ठीक, इसलिए वह ध्रुव स्वामिनी को मांग रहा है और समुद्रगुप्त को दुश्मन समझता है, क्योंकि उसकी वजह से ध्रुव स्वामिनी के साथ उसका विवाह नहीं हुआ। अब गुप्त कुल का वह नाश करना चाहता है, ठीक। रामगुप्त कहता है, हैं क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी कहता है, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त कहता है श्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत हैं तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। ऐसी बात करता है रामगुप्त, जो कि राजा हैं, ठीक। राजा को ऐसी बातें शोभा नहीं देती, लेकिन करता है फिर भी वो। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, मैं यह जानना चाहती हूं कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है, यानी स्त्रियों को दान करके ही गुप्त साम्राज्य का नाम हुआ है, ये पूछना चाहती हूं मैं। शिखर स्वामी कहता है, शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये दो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक। देखो आगे क्या होता है। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, आप लोग कुबड़ों, बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूं कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निदेव के सामने की है। अब देखो यहाँ पर रामगुप्त क्या कहता है मजाक के रूप में, किसने की है, कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूं? रामगुप्त कहता है, क्यों नहीं हो, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा, उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर नहीं है, कदापि नहीं है। तब ध्रुव स्वामिनी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी कहता है, मैं कहूंगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। तो ये जो कथन है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। कहने का मतलब यह है कि सबसे अगर राज्य पर कोई आपदा विपदा आती है तो उसके लिए चाहे राजा के प्राण जाए, रानी के प्राण जाए, कुमार के प्राण जाए, तो उनके प्राणों का मूल्य राज्य के मूल्य से बढ़कर नहीं है। अगर राज्य का अंत होना ही है तो पहले इन लोगों का होना चाहिए, इन लोगों का बलिदान होगा, उसके बाद में ही राज्य का अंत होगा, ठीक। रामगुप्त कहता है, वाह क्या कहा तुमने, तभी लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं, नीति शास्त्र का बृहस्पति, ठीक। ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। जो तुम ये लोग सोच रहे हो ना कि इसे सकराज के शिविर में भेज दें
तो ये मैं नहीं होने दूंगी। तो ये दोस्तों, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। ध्रुव स्वामी दृढ़ता से फिर कहती हैं कि अच्छा, तो अब मैं चाहती हूं कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूं। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ पूछना है, राजा से नहीं। यानी ध्रुव स्वामिनी को एकांत चाहिए अपने पति के साथ। ठीक। शिखर स्वामी चला जाता है दासियों के साथ। रामगुप्त कहता है, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। वो उठने लगता है और ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। ध्रुव स्वामी, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा अस्तित्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? तब रामगुप्त कहता है कि तुम सुंदर हो। ठीक है, मान लिया तुम सुंदर हो, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। ठीक। सोने की कटार पर मुग्ध होकर कोई उसे अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारा नारित्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूं, कदाचित तुम यह नहीं जानती। इतनी नीचता की बातें रामगुप्त कर रहा है। तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, ओहो, मेरा कोई रक्षक नहीं। कृपाण निकाल लेती हैं। मैं अपना ही जीवन समाप्त कर लूंगी, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। तो रामगुप्त भयभीत हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। भागता हुआ बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग से चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है मंच पर। चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज ये छिन्न मस्ता का अवतरण किस लिए धारण करना चाहती हैं? मैं भी तो सुनूं भाई, क्यों तुम अपने प्राण देना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, राजा की आज्ञा है, सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। यानी ध्रुव स्वामिनी कहती हैं कि सकराज ने मुझे अपने शिविर में बुलाने के लिए कहा और राजाधिराज रामगुप्त मुझे वहां जाने के लिए अब आदेश दे रहे हैं। चंद्रगुप्त आवेश में कहता है, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना न पड़ेगा। यानी उनका जो मान है उनको मैं पैरों में नहीं गिरने दूंगा। और इतने में ही शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश फिर से हो जाता है। रामगुप्त कहता है, देखो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। तब चंद्रगुप्त कहता है, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। तब शिखर स्वामी कहते हैं, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम ग्रह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। तब चंद्रगुप्त व्यंग से कहता है हंसकर, अमात्य, तभी तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर विसंधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। शिखर स्वामी कहता है, उसके अगर मैंने ये गलत किया है तो उसके लिए मुझे प्राण दंड दो, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। यानी अगर जो मैंने निर्णय लिया या मैं कह रहा हूं उसका समर्थन कर रहा हूं, अगर वो गलत है तो मुझे प्राण दंड दिया जाए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं उसका समर्थन क्योंकि उससे राज्य की रक्षा होगी और राज्य की रक्षा होना ही मेरा उद्देश्य है। तब मंदाकिनी का प्रवेश होता है और मंदाकिनी प्रवेश करते कहती है, अमात्य, ये कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, तुम भी भाई कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा,
महादेवी कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा सब कुछ। यानी यहाँ मंदाकिनी कहना चाहती हैं कि इधर महादेवी जी कहती हैं, महादेवी ध्रुव स्वामिनी कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी, और आप कह रहे हो कि मुझे प्राण दंड दे दो। जब सब मरने के लिए तैयार हो तो क्यों ना फिर युद्ध क्षेत्र में ही मरे, वहां लड़ो। अगर जीवित रहोगे तो वाहवाही पाओगे, और मर जाओगे तो सर्वनाश तो वैसे भी होना है। ठीक, तो चंद्रगुप्त कहता है, ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त कहता है, अपने हाथों को मसलते हुए कहता है कि दुर्विसंधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल, यानी सब लोग मेरे प्राण लेने का उपाय बना रहे हैं। चंद्रगुप्त कहता है, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाए और बैठकर रोए, यानी अगर हम युद्ध नहीं कर सकते, किसी नारी का सम्मान नहीं बचा सकते, तो आओ मिलकर हम बैठें और रोने लगे यहीं पर स्त्री बनकर। तभी हिजड़ा प्रवेश करता है मंच पर और कहता है, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। और कुमार के पास जाकर कहता है कि कुमार, मैं शपथ खाकर कह सकती हूं कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भी भ्रम हो जाए, ध्रुव स्वामिनी को भी भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है, किसको? हिजड़े को। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती। तब ध्रुव स्वामिनी एक और टोंट मारती हैं, वहां खड़े लोगों को व्यंग करती हैं कि उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं, बहुत से लोगों में किस किस को निकालोगे। चंद्रगुप्त अचानक खड़े होकर कहता है कि अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही, यानी तुम कह रहे हो कि महादेवी को वहां भेजेंगे, तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, पर हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। यानी किसकी चंद्रगुप्त को यह विचार कैसे आया कि बनकर वहां जाए? तो यह विचार उसे हिजड़े की वजह से आया। हिजड़े ने यह आइडिया उससे दिया। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कहां से आइडिया मिला? हिजड़े से आइडिया मिला इसको, चंद्रगुप्त को स्त्री बनने का। स्त्री बनकर, ध्रुव स्वामिनी बनकर वहां पर उस शिविर में जाएगा और युद्ध करेगा, मार देगा तो ठीक, और मर जाएगा तो फिर तो जो तुम चाहो वो कर लेना, ऐसा कहता है चंद्रगुप्त। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है और रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है कि भाई ठीक है, इससे बात बन जाती है तो ठीक, बात बना लो। लेकिन शिखर स्वामी कहता है, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। फिर चंद्रगुप्त क्रोध में हो जाता है, कहता है, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त कहता है, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ चंद्रगुप्त। तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त अब मंच से चंद्रगुप्त निकल जाता है, ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती हैं। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त भी चला जाता है। ठीक, आगे देखो। अब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह क्षण, वह एक क्षण का आलिंगन कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन के सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। थोड़ी देर रुकती है, फिर कहती है कि जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहां रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था, तो भी मरूंगी नहीं। यानी ऐसी जगह पे मैं नहीं मर सकती जहां पर चाहे जीवन जीना बहुत मुश्किल हो। ठीक, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में
अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीग रही हूँ। यानी तुम्हारे उपकार से मैं बहुत अपने ऊपर बहुत उपकार हो गया, उसका मैं बखान कैसे करूं। चंद्रगुप्त कहता है प्रवेश मंच पर प्रवेश करके, महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। तब ध्रुव स्वामिनी कहती हैं, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है ये जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। यानी राज यहाँ ध्रुव स्वामिनी कह रही है कि राजा हम दोनों को इसलिए भेज रहा है ताकि एक तरफ तो जिससे साम्राज्य छीनने का भय रहता है जिस चंद्रगुप्त की वजह से, उसका भी मौत छूट जाएगा, और एक तरफ जिससे जो जिस पत्नी से कभी प्रेम नहीं मिला उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक, तो फिर राजा ऐसी नीचता पर उतर आया है तो हमें अब चला जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऐसी नीचता वाली जगह पे रहना और अधिक उचित नहीं। और भी एक विनोद और एक इसलिए भी मैं जाना चाहती हूँ कि प्रलय का प्रयास देख सकूंगी कि मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। चंद्रगुप्त कहता है तो फिर चलो, और सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश होता है। फिर मंदाकिनी गाती हैं कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को घड़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो छत के फूल वहां, बन व्यथा तमिश्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे। इधर देखो, भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा, हो स्वेद धार भती कपिसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नव नील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। तो ये गीत की पंक्तियां दोस्तों, ये इसी के साथ चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान होता है। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती हैं, और यहीं पर पटाख से पर्दा गिर जाता है और पहला अंक समाप्त हो जाता है। अब 2 अंक और बचे हैं, उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे दोनों के एक साथ। एक बात ध्यान देने की बात यह है कि इस पहले अंक में केवल मंदाकिनी के ही गीत हैं, मंदाकिनी के ही 2 गीत आए हैं बस। तो पहले अंक में कितने गीत हैं? 2। किसके गीत हैं? मंदाकिनी के। ठीक, तो दोनों गीतों को आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आज के लिए इतना ही।